आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मेरे महबूब एपिसोड 3। इतना प्यार देने के लिए आपका दिल से आभार दोस्तों। आपकी सराहना से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। ऐसे ही हिम्मत देते रहिएगा। चलिए तो श्रद्धा के साथ साथ हम भी युवराज के दुख में शामिल होते हैं। ये थी मेरे अधूरे इश्क की अधूरी दास्तां जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। युवराज ने दूर निगाहों से देखते हुए एक लंबी सांस भरते हुए श्रद्धा से कहा। अपने अतीत में विचरते हुए कब उनकी आंखों से आंसू बहने लगी ये उन्हें पता ही नहीं चला, और उन्हीं के साथ श्रद्धा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आप जैसे अच्छे, नेक दिल और प्यार करने वाले इंसान को इंदु ने क्यों छोड़ दिया। हाँ, मुझे भी बाद में पता चला कि अनिरुद्ध बहुत पैसे वाला था। उसके पास बहुत प्रॉपर्टी थी और मैं अनाथ, जिसके पास प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ एक फ्लैट था जिसमें चाचा चाची रहते थे। मेरे पास अनिरुद्ध जितना पैसा या प्रॉपर्टी नहीं थी। ओह, लेकिन आप वापस नैनीताल क्यों आए? यहाँ आकर आपने इंदु की यादों से अपने आप को ज़्यादा दुखी नहीं पाया क्या? मैं दिल्ली गया था दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए, लेकिन कोई भी नौकरी इतनी जल्दी कहाँ मिलती है। और फिर दिल्ली में चाचा चाची का व्यवहार मेरे साथ ज़्यादा बिगड़ गया था, क्योंकि इंदु के साथ मेरे प्यार के बारे में उनको पता था। उनको मालूम था कि मैं इंदु से शादी करने वाला हूँ। लेकिन जब उनको पता चला कि उसने मुझे छोड़ किसी और से शादी कर ली है, तो उनको मुझे जलील करने का मौका मिल गया। वो बात बात पर मुझे ताने सुनाते थे कि मैं किसी भी लड़की के लायक नहीं हूँ। एक वजह ये थी नैनीताल आने की, और दूसरी वजह थी कि मैं इंदु की यादों के साथ जीना चाहता था। चाहे उसने मुझसे प्यार ना किया हो, लेकिन मैंने तो उससे प्यार किया था ना। और नैनीताल से जुड़ी उसकी यादों के साथ जीने के लिए मैं नैनीताल वापस आ गया। जब कभी उसकी बहुत याद सताती है तो उसकी वो फोटो में देख लेता हूँ जो तुमने टेबल पर देखी थी, वरना वो फोटो सबसे छुपा कर रखता हूँ। इंदु ने तो शादी कर ली, लेकिन आपने आज तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, और वो मैंने इंदु से किया था। मेरी जिंदगी में दूसरी लड़की के लिए जगह ही नहीं है। इंदु सच में बहुत बदकिस्मत है जिसने इतने प्यार करने वाले इंसान को छोड़ दिया। आंटी अब कहाँ हैं? श्रद्धा जैसे युवराज का इंटरव्यू ले रही हो वैसे क्वेश्चन पर क्वेश्चन दाग रही थी, लेकिन युवराज शांति से उसे जवाब दे रहे थे, क्योंकि वो भी सब कुछ बताकर इतने सालों से अपने दिल पर पड़े बोझ को हटाकर हल्का करना चाहते थे। इंदु की इस हरकत से आंटी बहुत दुखी रहने लगी थी, लेकिन उसकी शादी के कुछ महीनों बाद ही उनका देहांत हो गया। उसके देहांत के बाद इंदु ने वो घर बेच दिया, वापस कभी नैनीताल ना आने के लिए। सभी का इश्क मंजिल तक पहुंचे ये जरूरी नहीं, कभी कभी पैसा इश्क पर भारी पड़ जाता है। युवराज ने कॉफी की ट्रे उठाते हुए अपने आंसू छुपा लिए और अंदर चले गए। रात बहुत हो गई है, अब तुम भी जाओ और सो जाओ, उन्होंने श्रद्धा को अभी तक वहां बैठे हुए देखकर कहा। सच कहूँ तो मुझे इंदु से जलन हो रही है कि उसने युवराज को धोखा दिया, फिर भी युवराज उससे कितना प्यार करते हैं। उसने मन में सोचा और उठकर अपने पोर्शन में चली आई। आज सुबह श्रद्धा 5 बजे उठ गई और अपनी योगा मैट लेकर छत पर पहुंच गई। योगा तो एक बहाना था, वो तो बस युवराज को एक्सरसाइज करते हुए उनकी एथलेटिक बॉडी को देखना चाहती थी। उसने अपना योगा शुरू किया ही था कि थोड़ी देर में ही युवराज भी वहाँ एक्सरसाइज करने आ गए। श्रद्धा को पहले से वहाँ देखकर युवराज अचरज में पड़ गए। आज तो अभी सूरज पूरब से निकला भी नहीं है और रोशनियां पहले से फिजा में बिखर गई हैं। युवराज ने जोक मारा। रोशनियों को सूरज से उगने का इंतजार नहीं होता, वो तो बस युवराज की नजरों के तीर की शिकार होना चाहती हैं। इस बात पर युवराज ने भी एक भौं उठाकर उसकी ओर देखा, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। श्रद्धा, तुम्हारी ट्रेन हमेशा पटरी पर फिसलने को तैयार रहती है। क्या करूं, बिना ड्राइवर की है ना। और फिर वो जोर से हंसी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अपने योगा पर ध्यान दो, बोलकर युवराज ने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी। उसका ध्यान अपनी योगा पर कम और युवराज की एक्सरसाइज पर ज्यादा था। योगा के बीच बीच में वो नजर छुपाकर युवराज को निहारने लग जाती। उसकी ये चोरी युवराज को पता लग गई, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। अपनी एक्सरसाइज खत्म कर युवराज नीचे जाने लगे। उन्होंने एक नजर श्रद्धा की ओर डाली। तुम्हारा योगा हो गया या और बाकी है? तू चल, मैं आई।
वो गाना गाने लगी। युवराज बेबसी से सिर हिलाकर नीचे चले गए और उसके पीछे पीछे वो भी दौड़ते हुए नीचे आ गई। पता नहीं इनके आगे हमेशा मेरी ज़बान क्यों फिसल जाती है। कुछ भी अनाप शनाप बोल देती है मेरी ज़बान, और मेरे दिमाग में तो खुजली ही होने लगती है। वो बड़बड़ाते हुए नीचे उतर रही थी और उसकी बड़बड़ सुनकर युवराज ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने मुंह पर उंगली रख दी और चुपचाप नीचे उतर गई। वो तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली, तभी युवराज भी ऑफिस के लिए निकले। दोनों साथ साथ ही निकले। वो जब कॉलेज पहुंचे तो गेट पर ही कुछ सीनियर लड़कों ने उसे रोक लिया और रैगिंग लेने के लिए उससे उसका नाम, क्लास और कहाँ से आई है वगैरह वगैरह पूरा परिचय पूछा। अधिकतर कॉलेज में रैगिंग बैन है। यहाँ पर हमने सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा है, लेकिन कई कॉलेज में चोरी छुपे रैगिंग होती है। उसने अपना नाम और परिचय दे दिया। तभी एक दादा टाइप का लड़का आगे आया जिसने एक कान में बाली पहनी थी, अपने लंबे बालों पर हेयर बैंड लगाया था, एक हाथ में कड़ा पहना था। तो श्रद्धा नाम है तुम्हारा? उसने श्रद्धा के चारों ओर चक्कर लगाकर सिर से पैर तक श्रद्धा को घूरा। क्या तुमको डांस करना आता है? श्रद्धा ने नाम में गर्दन हिला दी। तब तो और मजा आएगा, चलो तुम डांस करो। हे गाइस, वो गाना लगाओ तो। ताल से ताल मिला। और एक लड़के ने अपने मोबाइल पर वो गाना लगा दिया, लेकिन श्रद्धा चुपचाप खड़ी रही। उसने कोई एक्शन नहीं किया। सुना नहीं तुमने? इस गाने पर डांस करो। तब तक वहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। उस भीड़ में सीनियर, जूनियर, लड़के लड़कियां सभी इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी ने उस लड़के को नहीं रोका। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? इस गाने पर डांस करो, नाचना शुरू करो। जब यह नाचे तब तुम सब इसके डांस के साथ तालियां बजाना। चल बसंती, शुरू हो जा। ये कहते हुए उस लड़के ने श्रद्धा का हाथ पकड़ लिया तो श्रद्धा ने अपने गुस्से से भरी हुई नजरें उठाकर उस लड़के को देखा। एक नजर उसने अपने हाथ की ओर डाली जिसे उस लड़के ने पकड़ रखा था। अगले ही पल में गेम पलट गया। वो लड़का नीचे गिरा हुआ पड़ा था और श्रद्धा मजे से हाथ झटक रही थी, क्योंकि श्रद्धा ने अपने मार्शल आर्ट का दांव पेच खेल लिया था। अब वो लड़का नीचे जमीन पर पड़ा करहा रहा था। तो चलो, गाना भी वही होगा और डांस भी होगा, लेकिन कलाकार बदल जाएगा। श्रद्धा ने अपने कपड़े झाड़ते हुए आराम से कहा। तुम जिसे गाना बजाने का बड़ा शौक है ना, अब तुम गाना बजाओ। ताल से ताल मिला। श्रद्धा ने उस लड़के की ओर उंगली करते हुए कहा जिसने मोबाइल में गाना बजाया था। और तुम इस गाने पर डांस करोगे। अगर नहीं किया तो ये तो अभी मैंने ट्रेलर दिया है, पिक्चर तो अभी बाकी है जानी। बचपन के आगे के तो दूध के दांत ही दिखेंगे फिर। हे गाइस, जब ये नाचे तब तुम सब इसके साथ तालियां बजाना। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, और अगर तुमने गाना खत्म होने से पहले नाच रोका तो फिर याद है ना, दूध के दांत। ए चल, गाना शुरू कर बे। ताल से ताल मिला। अब बातें पलट चुकी थी। एक जूनियर एक सीनियर की रैगिंग ले रही थी। गाना चला दिया गया था और नाचना भी शुरू हो गया। आजा सांवरिया आ आ आ, ताल से ताल मिला। बस बस, बहुत अच्छा डांस किया। तालियां। श्रद्धा के साथ जितने भी स्टूडेंट्स खड़े थे सभी ने जोरों से तालियां बजाई। ए मिस्टर, आज के बाद कभी किसी जूनियर को कमजोर समझने की गलती मत करना। आई बात समझ में? उसने डांस वाले लड़के की तरफ चुटकी बजाते हुए कहा। उस लड़के ने श्रद्धा की ओर गुस्से भरी नजर डाली। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज की बेइज्जती का बदला समय आने पर जरूर लूंगा, उसने मन में प्रण लिया। सभी स्टूडेंट्स आपस में खुसर फुसर करने लगे। आज तो एक जूनियर ने सीनियर को मजा चखा दिया। वैसे भी ये बहुत ज्यादा दादागिरी दिखाता था, इसे तो सबक मिलना ही था। श्रद्धा ने सबकी बातें सुनी तो ताली बजाकर सबको चुप किया। चलो चलो, सब अपने अपनी क्लास में जाओ, यहाँ कोई शो नहीं चल रहा। द शो इज ओवर नाउ, कहते हुए वो भी अपनी क्लास की ओर चल दी। वहाँ इकट्ठा सभी स्टूडेंट्स भी बिखर गए। एक लड़का श्रद्धा के पीछे दौड़ते हुए आया। रुको, सुनो जरा। उसकी आवाज सुनकर श्रद्धा ने पीछे मुड़कर देखा और रुक गई। हेलो, आई एम ऋत्विक, उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। श्रद्धा ने एक भरपूर नजर उस पर डाली और उससे हाथ मिलाया। हाय, आई एम श्रद्धा, मैं MBA फर्स्ट ईयर में हूँ। कल तुमको क्लास में देखा था। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं यही नैनीताल में ही रहता हूँ। तुम कहाँ से हो? मैं अहमदाबाद से हूँ। दोनों साथ साथ चलते हुए बातें करते हुए क्लास में आ गए।
श्रद्धा को देखकर सभी फिर से खुसर फुसर करने लगे, लेकिन साथ ही सभी उसके सामने मुस्कुराने लगे और उससे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने लगे। कुल मिलाकर आज श्रद्धा का दिन बहुत अच्छा गया। कॉलेज में उसकी धाक जम गई। पूरा दिन वो पूरे कॉलेज में छाई रही। शाम को छुट्टी के समय जोरों की बारिश शुरू हो गई। वो कॉलेज के बाहर उबर बुक करने लगी कि तभी ऋतिक अपनी बाइक लेकर वहां आया। हे श्रद्धा, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? मेरा रेनकोट तुम पहन लो। श्रद्धा उसे कुछ जवाब देती उसके पहले ही एक बाइक श्रद्धा के पास आकर रुकी। बाइक सवार ने जैसे ही अपना हेलमेट उतारा तो श्रद्धा उन्हें देखकर खुशी से चिल्ला उठी, यूवी, तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और एक ही पल में वो फटाक से युवराज की बाइक पर बैठ गई। उसने पलटकर ऋतिक की ओर देखा भी नहीं। ऋतिक श्रद्धा को कुछ पल देखता रहा, फिर मायूस होकर चला गया। तुम यहाँ कैसे यूवी? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें यहाँ खड़े देखा। अब चलें? हाँ चलो। तुम घर ही जा रहे हो ना? हाँ, घर ही जा रहा हूँ। मेरे पास रेनकोट नहीं है, तुम भीग जाओगी। मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। और तुम भी तो भीग रहे हो ना? हम दोनों साथ साथ बारिश में भीगते हुए बाइक पर। वाओ, अमेजिंग। श्रद्धा की बात सुनकर युवराज का मन सर पीट लेने को हो गया। ये लड़की क्या बला है, कभी सीधी बात नहीं करती, हमेशा मेरे साथ फ्लर्ट करती रहती है, कुछ भी ऊटपटांग बक देती है। चाहे जो भी हो, लेकिन इसके आने के बाद मेरी जिंदगी में थोड़े रंग आ गए हैं। जिंदगी जीने का मन करने लगा है। हमेशा बारिश होने पर मुझे अपनी बाइक पर इंदु का ख्याल आता है, जैसे वो मेरे गले में हाथ डालकर बैठी है। लेकिन ताज्जुब है कि आज बारिश में मुझे इंदु की कमी नहीं लग रही है। युवराज खुद से बातें कर रहे थे। उन्होंने बाइक के बैक मिरर से श्रद्धा को दोनों बाहें फैलाकर बाइक राइड का मजा लेते हुए देखा और फिर आगे सोचने लगे। इस लड़की की लाइफ में भी उलझने कम नहीं है, फिर भी खुश रहती है, जिंदगी के हर पल का मजा लेती है, अपने दर्द को अपने चेहरे पर नहीं आने देती, हमेशा अपना दर्द छुपाकर हंसती खिलखिलाती रहती है। इसीलिए ये मुझे इतनी अपनी सी लगती है। उसकी हरकत देखकर युवराज मुस्कुरा दिए। घर आने पर देखा तो बाहर श्रद्धा के डैड की कार खड़ी थी। डैड आए हैं अचानक, बिना कोई खबर दिए? मेरे घर तो लॉक लगा है, वो कहाँ बैठे हैं? श्रद्धा बाइक से उतरते हुए आश्चर्य में पड़कर बोली। उसने चारों ओर डैड की खोज में नजरें घुमाई। सोसाइटी में ही एक तरफ उसे डैड की एक नई कार के साथ खड़े दिखे। उन्होंने भी उसे बाइक से उतरते देख लिया था। डैड ने उसे इशारे से बुलाया। उसने युवराज को भी साथ चलने का इशारा किया। श्रद्धा, मेरा बच्चा। श्रद्धा के पास आने पर डैड ने उसे गले से लगाकर प्यार किया। उसने भी अपने डैड के गाल पर किस किया। युवराज ने देखा श्रद्धा के डैड एक हैंडसम और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है। हाय श्रद्धा, साइड से निकलकर एक लंबे कद की दुबली और गोरी लेडी श्रद्धा से बोली, जिसने साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी इस तरह से पहनी थी कि पूरा ट्रांसपेरेंट ब्लाउज दिख रहा था। वो ब्लाउज भी बहुत गहरे गले का था और चेहरा मेकअप पेंट की तरह पोत रखा था। लगता है ये श्रद्धा की फैशनेबल माँ है। ये असल में इतनी गोरे रंग की है या मेकअप का कमाल है, पता ही नहीं चल रहा है। श्रद्धा इनको चलती फिरती फैशन की दुकान बिल्कुल सही कहती है। युवराज उनको देखकर सोच में पड़ गए। हाय, श्रद्धा ने भी संक्षिप्त सा जवाब दिया। डैड, कब आए आप? वो सब छोड़ो, पहले ये कार देखो, कैसी लगी? श्रद्धा के डैड ने उनके पास खड़ी नई होंडा सिटी की तरफ इशारा किया। वाओ, ये तो बहुत अच्छी है, श्रद्धा ने कार के अंदर झांकते हुए कहा। वो कार के अंदर के फीचर्स देखने लगी। हमें मालूम था ये तुम्हें जरूर पसंद आएगी। ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? श्रद्धा अचरज में पड़ गई। हाँ और क्या, बजाज ग्रुप की बेटी ऐसे बाइक पर बैठकर आएगी क्या? उसकी सौतेली माँ ने युवराज को बाइक के साथ हकारत में से देखते हुए कहा। जब भी मुंह खोलोगे तो जहर उगलना जरूरी है क्या मिसेस बजाज? श्रद्धा ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया और मिस्टर बजाज ने भी अपनी बीवी को घूर कर देखा, जिस पर वह मुंह बिगाड़ कर खड़ी हो गई। डैड, ये युवराज हैं, मेरे बगल के पोर्शन में रहते हैं, यहाँ नैनीताल में जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं। उसने अपने डैड से युवराज का परिचय कराया। हाय जेंटलमैन। मिस्टर बजाज ने युवराज से हाथ मिलाया। वो बहुत प्यार से युवराज से मिले। मिस्टर बजाज बहुत नेकदिल और खुशनुमा इंसान हैं। डैड, आपने मेरे लिए कार क्यों ली? मुझे ऊबर से और ऑटो से जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। हमें मालूम है हमारी बेटी बहुत समझदार है, वो कोई परेशानी हमसे नहीं कहेगी, ये हम जानते हैं कि हमारी बच्ची अहमदाबाद में बिना कार के कहीं नहीं जाती थी।
और फिर ये तो हमारी तरफ से तुमको बीबी में अच्छे मार्क्स लाने का गिफ्ट भी है। ओके डैड, फिर ठीक है, अब ऊपर चलें। और वो सब सीढ़ियों से ऊपर की ओर चल दिए। श्रद्धा ने अपने पोर्शन का ताला खोला। युवराज भी अपने पोर्शन की ओर बढ़े, लेकिन श्रद्धा ने युवराज को भी अपने पोर्शन के अंदर बुला लिया। हे युवी, थोड़ी देर हम लोगों के साथ भी बैठ जाओ, कॉफ़ी पीकर जाना। आए हुए 2 दिन हुए नहीं और आदमियों के साथ घूमना फिरना, समय बिताना, कॉफ़ी पीना भी चालू कर दिया। उसकी सौतेली माँ बड़बड़ाई। श्रद्धा ने उनको जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि युवराज ने चुपके से उसका हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा किया। उसने युवराज की तरफ देखा तो उन्होंने आंखों से इशारे से जवाब देने से मना कर दिया। मैं साइड से घर की तरफ आ रहा था और श्रद्धा का कॉलेज मेरे रास्ते में पड़ता है। वो बारिश में कॉलेज के बाहर खड़ी थी, इसीलिए मैं उसे अपने साथ बाइक पर घर ले आया। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई घूमना फिरना नहीं है। श्रद्धा ने युवराज के साथ साथ अपनी सौतेली माँ की ओर देखते हुए जवाब दिया। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ में कड़वाहट आ गई। कोई बात नहीं जेंटलमैन, आओ बैठो, मिस्टर बजाज ने कहा। श्रद्धा कॉफ़ी बनाकर ले आई। श्रद्धा बेटा, अब हम निकलते हैं। इतनी जल्दी डैड? कल चले जाइए, अभी तो आए हो और इतनी जल्दी जाना है? बेटा, हम तो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आए थे, अब तुमको देख लिया तो तसल्ली हो गई। वहाँ अहमदाबाद में भी बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं, बहुत सी मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन करके आए हैं, हम फिर आएंगे। और उसके मॉम डैड जाने के लिए नीचे उतर गए। श्रद्धा और युवराज भी उनको नीचे छोड़ने गए। नीचे उतरते हुए उसकी फैशनेबल सौतेली माँ ने मुड़कर एक हिकारत भरी नज़र श्रद्धा युवराज पर डाली और सर झटक कर अपनी सैंडल खटखटाती नीचे उतर गई। ये देखकर श्रद्धा की गुस्से से मुठ्ठियां भिज गई, लेकिन युवराज ने एक बार फिर उसे हाथ पकड़कर रोक दिया। वो दोनों उन्हें नीचे उनकी कार तक छोड़कर ऊपर आ गई। रास्ते में श्रद्धा बोली, देख लिया मेरी फैशनेबल सौतेली माँ को, कैसे नौटंकी है। मैं सिर्फ डैड की वजह से उनको झेलती हूँ, आज तो मेरे साथ साथ उन्होंने तुम्हारी भी इंसल्ट कर दी। उसकी आवाज़ में क्रोध के साथ दुख भी था। उनको छोड़ो, उनकी तो आदत है, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम्हारी नई कार के लिए बधाई। पार्टी कब दोगी? तुम जब कहो, जहाँ कहो, मैं पार्टी के लिए तैयार हूँ। कुछ ही देर में वो नॉर्मल हो गई और मुस्कुरा दी। ठीक है, किसी छुट्टी के दिन के लिए क्यों रखते हैं, डन, कहकर दोनों अपने अपने पोर्शन में चले गए। रात में युवराज ने पब्लिशिंग हाउस से लाए अपने फ्रेंड्स के सभी खत देखे और अपना फेवरेट गुलाबी खत निकाला और बिस्तर पर आराम से लेटे हुए लबों पर मुस्कुराहट के साथ खत पढ़ना शुरू किया। डियर अनजान राही, हमेशा की तरह मैंने आपके खत का इंतज़ार किया और हमेशा की तरह आपने जवाब नहीं दिया। मैं जानती थी कि आपका जवाब नहीं आएगा, फिर भी दिल तो पागल है, वो इंतज़ार करेगा क़यामत तक, क्योंकि वो कुछ समझना ही नहीं चाहता। मेरे दिल के किसी कोने में एक उम्मीद थी कि आप जवाब देंगे, इसीलिए मैं आपके लेटर का इंतज़ार करती रही। मैं ये तो जानती हूँ कि आप नैनीताल रहते हैं, क्योंकि एड्रेस वहीं का है लेटर का। इसलिए मैं खुशखबरी देना चाहती हूँ कि मेरे लिए तो खुशखबरी ही है। आपका पता नहीं, मैं कुछ दिनों में नैनीताल आ रही हूँ और प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक बार ज़रूर मिल लीजिए। अपनी फ़ैन का दिल मत तोड़िए, इस बार मुझे विश्वास है कि आप मुझे ज़रूर मिलेंगे। आप अगर मेरी इतनी सी बात मानकर मिलना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख रही हूँ। आप इस नंबर पर किस दिन, कहाँ और कितने बजे मिलना है बता दीजिएगा। आप लेटर भेजेंगे तो वो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं तब तक नैनीताल आ जाऊँगी। इसीलिए आप मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई दीजिएगा, मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूँगी। आपकी पागल दीवानी फ़ैन। युवराज के लबों की हंसी और गहरी हो गई। वो कुछ देर सोचते रहे, अगर वो नैनीताल आ रही है तो मुझे मिल लेना चाहिए। कितने सालों से ये खत लिख रही है और हर बार एक ही गुजारिश करती है कि उसे मुझसे मिलना है। अपने फ़ैन का दिल तोड़ना भी अच्छा नहीं है, और क्या पता ये कोई लड़की है या बुजुर्ग औरत है, ये भी तो मालूम नहीं। और जाने क्या सोचकर युवराज ने उसके व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दिया, ब्रिटनीज कैफ़े संडे एट 5:30 PM। मैं ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट में मिलूँगा, अनजान राही। युवराज ने मैसेज सेंड कर दिया और सामने से रिप्लाई का इंतज़ार करने लगे और तुरंत ही 2 सेकंड में रिप्लाई आ गया, बहुत सारे लवली इमोजीज के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, विल अराइव ऑन टाइम।
आप समझ नहीं सकते मैं आपके रिप्लाई से कितनी खुश हूँ। इतने सालों में पहली बार आपका रिप्लाई आया है। आई कांट बिलीव, मुझे तो ये खुशी संभाले नहीं संभल रही। मैं लाल टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहन कर आऊँगी। वैसे मैं तो आपको एक पल में पहचान जाऊँगी। मैंने मन की आंखों से आपको हमेशा देखा है। अब तो बस संडे का इंतज़ार है। आज तो गुरुवार है, मतलब 2 दिन और हैं। कोई बात नहीं, जहाँ इतने सालों से इंतज़ार किया वहाँ 2 दिन और सही। अगेन थैंक यू सो मच। युवराज मैसेज पढ़कर मुस्कुरा दिए और अपनी फ़ैन के बारे में सोचने लगे। वो सोचते सोचते वो सो गए। वहीं श्रद्धा आज पूरी रात बालकनी में बैठी अपनी बरसती आंखों के साथ तारों में अपनी माँ को ढूंढती रही। आज एक बार फिर उसकी सौतेली माँ ने उसके प्रति अपनी नफरत भरी हरकतों से श्रद्धा को उसके मॉम की कमी याद करा दी और आज फिर वो पूरी रात अपने मॉम को याद करके रोती रही। जब रोते रोते थक गई तो जाकर अपने बेड पर सो गई। दिन गुजरते गए। समय का तो काम ही है चलना। समय किसी के लिए नहीं रुकता। खुशी का समय हो या दुख का समय चलता ही रहता है, गुजर ही जाता है। आखिरकार 2 दिन बीत गए और संडे आ ही गया। संडे को भी सुबह में छत पर युवराज की एक्सरसाइज चल रही थी और आज श्रद्धा एरोबिक्स कर रही थी। हमेशा की तरह वो युवराज को बीच बीच में देख रही थी, लेकिन अब चुपके से नहीं देखती क्योंकि दोनों दोस्त जो बन गए थे, इसीलिए अब वो हक से उनको देख रही थी। युवी, तुमने कभी मॉडलिंग में ट्राई किया? तुम्हें तो इंजीनियर की जगह मॉडल होना चाहिए था। कितनी डैशिंग पर्सनैलिटी है तुम्हारी। बोलो, बनना है मॉडल। हमारी मॉडलिंग कंपनी में तुम्हारे फोटोज भेजूं? अगर तुम हाँ बोल दो। युवराज ने ना में सर हिलाकर हाथ जोड़ दिए। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मुझे मॉडल वॉडल नहीं बनना। अगर तुम मॉडल बन जाओ तो लाखों लड़कियाँ तुम्हारी दीवानी हो जाएंगी। लड़कियों की लाइन लग जाएगी, लाइन। श्रद्धा ने हंसते हुए चुटकी ली। और उस लाइन की लीडर होंगी मैं। सबसे आगे पहले नंबर पे मैं रहूंगी। श्रद्धा ने मन में सोचा। ना ना, मुझे लड़कियों की लाइन नहीं लगवाना। सब मुझ पे हमला कर देंगी, मेरा कचूमर निकाल देंगे सब मिलकर। युवराज भी हंस दिए। उन्हें भी अब श्रद्धा की चोटीली बातों में मजा आने लगा था। उसने अपना गम थोड़ा भूलने लगे थे। कुछ देर बाद दोनों छत से नीचे आ गए। संडे था तो सब काम आराम से हो रहा था। वो कुछ सामान लेने मार्केट निकल गई और युवराज अपना उपन्यास लिखने बैठ गए। शाम को 5 बजे ब्रिटनीज कैफे। युवराज कैफे में 5 बजे ही आ गए और टेबल नंबर 10 पर जाकर बैठ गए। उन्होंने ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहना था। उनके दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। मौसम ठंडा था, फिर भी उन्हें पसीना आ रहा था। पता नहीं कैसे दिखती होगी मेरी फैन। नाम भी नहीं मालूम उसका। क्या उम्र होगी, कुछ नहीं मालूम। पहली बार किसी फैन से मिलने आया हूँ। सही कह रहा हूँ या गलत, नहीं मालूम। लेकिन वो मेरी बहुत पुरानी फ़ैन है और हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करती है कि एक बार मिलो, और फिर वो नैनीताल में ही है तो मिलने में कोई हर्ज नहीं है। युवराज अपने मन में ही मंथन करने लगे। उन्होंने बैठे बैठे 2 कप कॉफ़ी पी ली, लेकिन उनकी बेचैनी कम नहीं हुई। लगता है मैं टाइम से कुछ ज़्यादा ही पहले आ गया हूँ। लेकिन एक्साइटमेंट में घर में भी नहीं रुका जा रहा था। उन्होंने अपने रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। ओह, अभी तो 5:15 ही हुए हैं। वो अगर टाइम की पंक्चुअल हुई तो 15 मिनट में आ जाएगी, और टिपिकल भारतीय महिला हुई तो 6 बजे तक ही आएगी। आखिर औरतों को तैयार होने में समय भी तो लगता है। अपने सोच पर युवराज खुद ही मुस्कुरा दिए। तभी उन्हें दरवाजे पर नजर गई तो उनकी आंखें पहले बड़ी हुई और फिर सिकुड़ गई, क्योंकि वहां दरवाजे पर सामान से लदी हुई श्रद्धा नजर आई। उन्होंने देखा वो कैफे में ही इधर उधर नजर दौड़ा रही थी। उन्होंने हाथ ऊंचा करके उसका हाय किया। युवराज को देख श्रद्धा की आंखें खुली रह गई। वो उनके पास ही चली आई और उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। श्रद्धा, तुम यहाँ कैसे? यही सवाल मेरा भी है। उसने मुस्कुराते हुए सवाल पर सवाल दागा। मैं तो अक्सर संडे को इस कैफे में आता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत शांति लगती है और इसी कॉर्नर टेबल पर बैठता हूँ। युवराज ने भी मज़ेदार बहाना बनाया। अब मेरा जवाब मिल गया तो तुम जवाब दो कि तुम यहाँ कैसे? अब ये मत कहना कि तुम भी अक्सर संडे को यहाँ आती हो। नहीं, मैं मार्केट से सामान लेकर आ रही हूँ। थक गई तो सोचा कॉफ़ी पी लूँगी तो थकान उतर जाएगी। ओह, अच्छा अच्छा। कहते हुए युवराज ने दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। साथ में कुछ स्नैक्स भी मंगवा लिए। कॉफ़ी पीते हुए युवराज की नज़रें लगातार दरवाजे पर जमी हुई। देखकर श्रद्धा ने पूछ ही लिया, युवी, किसी का इंतज़ार कर रहे हो क्या?
कोई आने वाला है क्या? नहीं। हाँ, एक दोस्त आने वाला है, उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम कॉफ़ी और स्नैक्स लो ना, युवराज ने कॉफ़ी पीते हुए कहा। कॉफ़ी पीते हुए श्रद्धा भी कैफे में चारों ओर देखने लगी। उसकी आंखें भी कुछ खोज रही थी। तुम यहाँ किसे ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, मेरे कॉलेज का एक फ्रेंड आने वाला है, उसी को देख रही हूँ। इतने में ऋत्विक कैफे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उसे देखकर श्रद्धा ने हाथ हिलाया। ये देख वो श्रद्धा के पास आ गया और वहीं पर एक कुर्सी पर बैठ गया। थैंक यू ऋतिक, आज तुम्हारी वजह से मैं इतना सामान खरीद पाई, नहीं तो इतना सारा सामान उठाकर मैं इतने भीड़ भरे मार्केट में कैसे चलती। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स, दोस्त बोलती हो और थैंक यू भी बोलती हो, ये गलत है श्रद्धा। ओके ओके, मैं अपना थैंक यू वापस लेती हूँ, बोलते हुए श्रद्धा जोर से हंस दी और आगे बोली, लेकिन तुमको मेरे साथ कॉफ़ी तो पीनी पड़ेगी। और श्रद्धा कॉफ़ी ऑर्डर करने लगी। नहीं, तुम रहने दो, मैं ऑर्डर करता हूँ, युवराज बीच में बोल पड़े। अरे, मैं तुम दोनों का परिचय कराना तो भूल ही गई। फिर श्रद्धा ने युवराज और ऋत्विक का परिचय करवाया। ये मेरे पड़ोसी हैं युवराज, और ये मेरे खास दोस्त भी हैं, मेरे बगल वाले पोर्शन में रहते हैं। युवराज, ये ऋत्विक है, मेरा क्लासमेट और फ्रेंड भी है। आज एक्चुअली हुआ ये कि मैं अपनी कार लेकर शॉपिंग करने मार्केट चली गई, लेकिन मार्केट में बहुत भीड़ होने की वजह से मैंने कार थोड़ी दूरी पर पार्क कर दी और पैदल ही मार्केट चली गई। लौटते समय मेरे पास इतना ज़्यादा सामान हो गया कि मुझे सामान उठाकर पैदल चलने में परेशान हो रही थी। इतने में ऋत्विक अपनी बाइक लेकर वहाँ आ गया। वो भी कुछ काम से मार्केट आया था। उसने मुझे अपनी बाइक पर बैठाया, मेरी कार तक छोड़ दिया। इसने सचमुच मेरी बहुत हेल्प की, वरना इतना सारा सामान मैं कैसे उठाती। उसके बाद सुनकर युवराज ने मुस्कुराकर ऋत्विक को देखा, लेकिन ऋत्विक ने अचरज से युवराज और श्रद्धा को देखने लगा और सोचने लगा, ये युवराज तो उम्र में श्रद्धा से काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी श्रद्धा इन्हें नाम से क्यों बुला रही है। और ये तो वही है जो उस दिन कॉलेज के बाहर आए थे और श्रद्धा मुझे छोड़कर इनके बाइक पर बैठकर चली गई थी। लगता है श्रद्धा की बड़ी गहरी दोस्ती है इनसे, एक उम्र दराज से। ऋत्विक मन में हंस दिया और उनकी दोस्ती देखकर क्या हुआ, क्या सोचने लगे। कॉफ़ी लो, ठंडी हो जाएगी, श्रद्धा ने ऋत्विक की आंखों के सामने चुटकी बजाई, जिससे उसकी तंद्रा टूटी। हाँ हाँ, कहते हुए ऋत्विक ने अपना कॉफ़ी का मग उठा लिया। श्रद्धा और ऋत्विक अपनी बातें करने लगे, कुछ क्लास की, पढ़ाई की और कुछ तो दोस्तों की। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद युवराज ने अपने फ़ैन को मैसेज किया, आप अभी तक आई नहीं, 6 बज गए हैं, कहाँ हैं आप? मैं आपका कैफ़े में इंतज़ार कर रहा हूँ। और कितनी देर इंतज़ार करना है? तुरंत उधर से रिप्लाई आया, मैं कैफ़े में आई थी, लेकिन आप एक लड़की के साथ बैठे थे, इसीलिए मैं वापस चली गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी मुलाकात पूरा ज़माना देखे। अगर आपको सहूलियत हो तो कल 5:30 PM पर मुझे डोरोथी सीट नैनीताल का टूरिस्ट प्लेस पर मिले। इस सीज़न में भीड़ कम होगी वहाँ। ओके, कल मिलते हैं। डोरोथी सीट। मैं कल ग्रे शर्ट और ब्लैक जीन्स में आऊँगा। मैं कल पिंक टॉप और ब्लैक जीन्स में आऊँगी। आप चिंता ना करें, मैं आपको पहचान जाऊँगी मन की आंखों से। उधर श्रद्धा और ऋत्विक की भी बातें खत्म हो गई। युवराज जाने को उठ खड़े हुए, उसके साथ ही श्रद्धा और ऋत्विक भी खड़े हो गए। हे बडी, तुम घर जा रहे हो क्या? श्रद्धा ने युवराज से पूछा। उसके बोलने के अंदाज पर ऋत्विक हैरान रह गया, लेकिन युवराज को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अब श्रद्धा के ऐसे बोलने की आदत हो गई थी। लेकिन ऋत्विक को शायद अब जलन होने लगी थी। ये श्रद्धा इस अधीर से कितना क्लोज है, नाम से बुलाती है, बड़ी बोलती है। अपने हम उम्र दोस्तों से क्लोज होने में क्या तकलीफ है इसे? बड़ी अजीब लड़की है ये। इसकी आदतें भी अजीब हैं और इसके दोस्त भी अजीब हैं। सोचते हुए ऋत्विक ने अर्थपूर्ण निगाहों से युवराज की ओर देखा और युवराज ने उन निगाहों के जवाब में अपनी काइब्रो ऊंचे कर ऋत्विक को देखा, जिससे ऋत्विक सकपका गया। वो तीनों उठ खड़े हुए और कैफे से बाहर आ गए। ऋत्विक आपने अपने रास्ते चला गया। युवराज, मेरे पास कार है, वरना मैं तुम्हारी बाइक पर आती। मुझे बाइक राइडिंग बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। वैसे भी अभी मुझे बाजार में कुछ काम है, इसीलिए घर पहुंचने में देर लगेगी। तुम घर के लिए निकल जाओ, बाय। बोलकर युवराज अपनी बाइक लेकर निकल गई और वह अपनी कार से निकल गई। अहमदाबाद में। तुम ये क्या कर रही हो शैला? ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तुम्हारे भाई के बेटे के साथ श्रद्धा की शादी नहीं हो सकती है। मिस्टर बजाज यानी श्रद्धा के डैड अपनी बीवी शैला से बोले।
मेरे भाई के बेटे के साथ श्रद्धा की शादी क्यों नहीं हो सकती? कारण आप मुझे समझाएंगे क्या? वो दिखने में हैंडसम है, अभी अमेरिका से एमबीए करके आया है, आपकी पूरी कंपनी अच्छे से संभाल लेगा। शैला ने उन्हें समझाने की कोशिश की। अब आई तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जबान पर। तुम अपने भाई के बेटे की शादी श्रद्धा से करके उसे मेरी पूरी कंपनी का मालिक बनाना चाहती हो। मिस्टर बजाज ने मजाक उड़ाती नजरों से शैला पर टिकाकर व्यंग्य से बोला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं था। वो अपने मतलब की बात पकड़े जाने पर सकपका गई और उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। जबान से अब शब्द नहीं निकल रहे थे। तो क्या मतलब था? मुझे समझा सकती हो मिसेस बजाज? है कोई जवाब तुम्हारे पास? मिस्टर बजाज लगातार अपनी बीवी को घूरते हुए बोले। आप पहले आराम से यहाँ बैठिए और मेरी बात समझिए। उनका हाथ पकड़कर उन्हें सोफे पर बैठाया और कमरे में टेबल पर रखे पानी के जग से ग्लास में पानी निकालकर पीने को दिया। अपनी ये नौटंकी बंद करो और सीधे अपने मतलब की बात पर आओ। मेरे पास समय नहीं है, मिस्टर बजाज गरजे। वो मेरा मतलब था कि आप पहले मेरी पूरी बात सुने और समझने की कोशिश करें। देखिए, आप किसी बाहरी लड़के से श्रद्धा की शादी करेंगे तो क्या गारंटी है कि उसे आपकी कंपनी और आपके दौलत का लालच नहीं होगा? क्या गारंटी है कि वो श्रद्धा को खुश रखेगा? कोई भी लड़का उसकी दौलत देखकर ही शादी करेगा, ये आप भी जानते हैं। इतनी बड़ी कंपनी आप किसी बाहरी आदमी के हाथ में देंगे और वो हमें धोखा देकर सारे शेयर्स और प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा, पूरी कंपनी हथिया लेगा, तो हम क्या करेंगे? इसीलिए घर के लड़के से श्रद्धा की शादी करने से हमें ये तो तसल्ली रहेगी कि हमें धोखा नहीं मिलेगा और मेरे भाई का लड़का हमारी श्रद्धा को खुश रखेगा, क्योंकि उसे मेरा और हमारे रिश्ते का डर रहेगा। आप मेरी बात समझिए, किसी अनजान के हाथ में उसका हाथ और अनजान के हाथ में अपनी कंपनी देने से बेहतर है कि हम हमारे देखे भाले लड़के के हाथ में श्रद्धा का हाथ दें और अपनी कंपनी संभालने दें। मिस्टर बजाज खामोश होकर अपनी बीवी को एकटक देखते रहे, जिससे उसको लगा कि उनके पति को उसकी बात पसंद आई। ये सोचकर उसकी आंखें खुशी से मुस्कुराने लगी। उसको मुस्कुराते देख मिस्टर बजाज भी मुस्कुराए और सोफे से खड़े होकर उसके करीब आए और उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका मुंह ऊपर किया और व्यंग्य से बोले, तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हें नहीं जानता? और झटके से उसका मुंह एक तरफ झटका दिया और 2 कदम आगे चलकर पीछे उसकी ओर देखकर बोले, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, बल्कि तुमको तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ़ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी हर बात के पीछे तुम्हारा कोई मतलब छुपा होता है और तुमने मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है जिसे तुम अपनी बातों में फंसा लोगी? मैं इतनी बड़ी कंपनी चलाता हूँ तो दिमाग तो रखता ही होगा। ऐसे ही किसी लड़के पर भरोसा करके अपनी श्रद्धा की ज़िंदगी और अपनी दौलत से खेलने नहीं दूंगा। तुम्हारा वो भाई का लड़का एक नंबर का आवारा, जिसका कैरेक्टर का अता पता नहीं, जिसने अमेरिका में कितने गुच्छर्रे उड़ाए। तुम क्या समझती हो मुझे नहीं मालूम? मैं सब जानता हूँ उसके बारे में। तुम चाहती हो मैं ऐसे लड़के के हाथ में अपनी जान से प्यारी श्रद्धा का हाथ दे दूँ? कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी शतरंज जैसी चालों का मोहरा मेरी बेटी को बनाने का कभी भी मत सोचना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिस्टर बजाज ने अपनी तर्जनी उंगली उठाकर एक एक लफ्ज को चबाते हुए अपनी बीवी को चेतावनी दी और कमरे से बाहर निकल गए। वो उन्हें बस देखती रह गई, अपनी चाल को फेल होते देखकर मनमसोस कर खड़ी रही। उसने गुस्से में एक मुक्का टेबल पर मारा, जिससे कांच का ग्लास नीचे गिर गया और छन की आवाज़ के साथ उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वो कमरे में बेचैनी और गुस्से से घायल शेरनी की भांति इधर से उधर चक्कर लगाने लगी। मिस्टर बजाज, श्रद्धा की शादी तो मैं अपने भाई के बेटे से करवा कर ही रहूंगी। उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगी। लेकिन इतना बड़ा एम्पायर मैं किसी बाहरी आदमी को देकर उसके रहमो करम पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। श्रद्धा की शादी तो मेरे भाई के बेटे के साथ ही होगी। वो गुस्से में दांत भींच कर बोली। उसकी आंखें कुछ सोचने की मुद्रा में सिकुड़ गई। श्रद्धा अपने पोर्शन में आ चुकी थी। बाजार से लाया हुआ घर का कुछ सामान जमाया, उतने में उसकी कुक आ गई। उसने कुक से आज हल्का खाना बनवाया और नीचे आ गई। उधर युवराज भी आ गए और नीचे सोसाइटी में अपनी बाइक खड़ी की। तब उनकी नज़र सोसाइटी के गार्डन में गई। वहाँ उन्होंने देखा कि श्रद्धा नीचे घास पर बैठी माली चाचा के साथ दोनों बच्चों को पढ़ा रही है। युवराज उधर ही चले गए। वो उन दोनों बच्चों को पढ़ाने में इतनी मगन थी कि उसे युवराज के अपने पास खड़े होने का एहसास ही नहीं हुआ। श्रद्धा, तुम इन दोनों बच्चों को क्यों पढ़ा रही हो?
यूवी, ये दोनों माली अंकल के बच्चे हैं। मैं रोज़ इनको माली अंकल के साथ गार्डन में काम करते हुए देखती हूँ। एक दिन मैंने माली अंकल से पूछा कि ये स्कूल क्यों नहीं जाते, रोज़ आपके साथ ही काम करते हैं। तो पता चला माली अंकल ने क्या जवाब दिया। युवराज ने भी उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए कहा। क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मेम साहब, हम गरीब कहाँ से इतने पैसे लाएं कि इनको स्कूल भेज सकें। हमारे साथ काम करेंगे तो काम सीखने के साथ 2 पैसे कमाएंगे, जिससे घर खर्च में मदद हो जाएगी और आगे जाकर इनको भी तो यही काम करना है, तो ये काम भी सीख जाएंगे। तब मैंने अगले ही दिन इन दोनों बच्चों का पास वाले स्कूल में एडमिशन करवा दिया और माली अंकल को बोल दिया कि इनकी पढ़ाई का खर्च की चिंता वो ना करें, बस इन्हें पढ़ने दें जितना पढ़ना है। और आज ही बाजार जाकर इनकी बुक्स और कॉपी ले आई और अब इनको होमवर्क करवा रही हूँ और पीछा छूटा हुआ सिखा रही हूँ। अच्छा, इसीलिए आज तुम कैफ़े में सामान से लदी फंदी हुई थी। हाँ, अब तुम सही समझे हो, श्रद्धा ने अपने स्टाइल में जवाब दिया और वापस उन दोनों बच्चों को पढ़ाने में जुट गई। उन दोनों बच्चों को देखकर लग रहा था कि दोनों श्रद्धा से बहुत घुल मिल चुके थे। दोनों उसको दीदी दीदी कह रही थी और वो भी बहुत खुश थी उनके साथ। उनको हंसते हुए खुशी से पढ़ा रही थी। युवराज उससे प्रभावित होकर कुछ पल आपालक उसे देखते रहे। इस लड़की के कितने रंग हैं, कभी एकदम अल्हड़ मासूम सी, तो कभी मेरे साथ फ्लर्ट करती हुई बिंदास मॉडर्न, तो कभी दूसरों की चुपचाप मदद करने वाली देवी। इसका रोज़ नया रूप देखने को मिलता है। मैं इसको कभी समझ ही नहीं पाया। इसका हर रूप भिन्न भिन्न है। अपने करोड़पति होने का कोई घमंड नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास जैसे बिल्कुल साधारण रहती है। इसकी हरकतों से कोई नहीं कह सकता कि ये बजाज ग्रुप्स की वारिस हैं। ये मासूम अल्हड़ दया की मूर्ति है। श्रद्धा और उन दोनों बच्चों पर भरपूर नज़र डालकर युवराज ऊपर चले गए। श्रद्धा रात में उनके पोर्शन में आई। अब वो बाकायदा दरवाज़ा खटखटा कर ही अंदर आती थी, चाहे युवराज के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ ही क्यों ना हो। जारी है, देखते हैं मेरे महबूब में आगे क्या क्या होता है और कौन होगी युवराज की वो पागल दीवानी फ़ैन। अपना अपना अंदाज़ा बताइएगा ज़रूर।